और अब मौजूदा दौर में वैश्विक हालात जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ना तो ईरान मानने वाला है और ना ही इजराइल और अमेरिका। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी टला नहीं और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। इसका संकेत तब मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर ईरान को धमकी दे डाली है और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने भी साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान का समर्थन पहले से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 4 वर्ल्ड लीडर्स एटमी युद्ध के खतरे से बचाने की जगह दुनिया को उसकी आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद भी ना तो जमीन पर कुछ बदला है ना आसमान में। तमाम कवायदों के बावजूद न्यूक्लियर वॉर का खतरा टला नहीं। दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। ईरान को अमेरिका की धमकी के बाद परमाणु युद्ध का खतरा एक बार फिर बढ़ गया। ईरान को चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो ईरान को बुरा अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसे कुछ भी करने से पहले पिछली स्ट्राइक याद रखनी चाहिए। ट्रंप का इशारा पिछले दिनों ईरान के परमाणु ठिकानों पर क्लस्टर बमों से बमबारी की तरफ था। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर फिर से बमबारी कर सकता है और इस बार उसका हमला पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अमेरिका की हर पल नजर बनी हुई। ट्रंप ने खामनेई को धमकी क्यों दी, अब आपको उसे भी समझाते हैं। पहली वजह, ईरान का एटमी प्रोग्राम फिर शुरू होने की खबर। दूसरी वजह, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की चर्चा है। तीसरी वजह, स्ट्राइक में एटमी ठिकानों को कम नुकसान की रिपोर्ट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद ज्यादा नुकसान न होने से ईरान पर ट्रंप की धमकियों का कोई खास असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि अमेरिका और इजराइल के आगे ईरान कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाला है। ईरान पूरी ताकत से अपने दुश्मन को जवाब देगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर सीज फायर टूटा तो वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दरअसल ईरान इजराइल की तरफ से निश्चिंत नहीं। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी आशंका जताई कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ईरान पर इजराइल के बड़े हमले का खतरा है। इजराइल के हमलों को लेकर ईरान अलर्ट पर। जिस वक्त ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे उस बीच ईरान के सेना प्रमुख मौसवी रूस पहुंचे थे। अमेरिका और इजराइल के साथ ही सीरिया पर इजराइल के हमलों को लेकर भी ईरान सतर्क है। इसकी वजह भी आपको बताते हैं।
दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने वॉशिंगटन दौरे के बाद जो बयान दिया, उसने भी पश्चिम एशिया में युद्ध के विस्तार की आशंका को बढ़ा दिया। काट्ज ने कहा कि स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं घुसने देंगे। राष्ट्रपति शरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भविष्य में इजराइल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके। बेदोइन लड़ाकों की नजर गोलान हाइट्स पर भी है। आने वाले दिनों में रूस की मदद से इजराइल और तेजी लाएगा। I'll be firing. Roger. सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो ईरान और इजराइल के तनाव को फिर से बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ सीरिया के हालात पर अमेरिका की भी नजर है। हालांकि अमेरिका ने खुद को सीरिया की जंग से अलग कर लिया, लेकिन ट्रंप सीरिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। सीरिया में अमेरिका के बेस और सैनिक हैं। जाहिर है ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब सीरिया पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। माना जा रहा है कि ट्रंप इस मकसद को इजराइल के जरिए पूरा करवा सकते हैं। सीरिया पर इजराइल के हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे इजराइल पर बड़ी आफत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूतियों ने लाल सागर में एक बार फिर कमर्शियल जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपनी बारूदी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जाहिर है इसके पीछे ईरान की शह है। असल में ईरान को बीते 2 वर्षों में एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। एक तरफ उसे अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका के हमले झेलने पड़े हैं। दूसरी ओर उसके प्रॉक्सी गुट अरब वर्ल्ड में लगातार कमजोर हुए हैं। ऐसे में ईरान न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों पर फिर से काम शुरू कर सकता है, बल्कि अपने प्रॉक्सी गुटों को भी दोबारा ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटा है। खास तौर से अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रुकने के बाद ईरान इस पर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान और 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 3 यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह के तनाव बने हुए हैं और बयानबाजी हो रही है, वो परमाणु वार्ता के रास्ते में बाधा बनी हुई। मतलब साफ है कि परमाणु युद्ध का खतरा अभी टला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब रूस अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी पर आज की बड़ी खबर। 5 ऐसे संकेत जो बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा किसी भी दिन बढ़ सकता है, क्योंकि शांति का राग अलापने वाले ट्रंप अब मॉस्को तक यूक्रेनी हमले का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं पुतिन के बेहद करीबी नेता दिमित्री मेदवेदेव पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध की भयानक चेतावनी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से दुनिया में महायुद्ध का करंट कैसे फैल सकता है, इसका अंदाजा आप इस वॉर रिपोर्ट से लगा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। पिछले 3.5 साल से जारी ये युद्ध किसी भी दिन वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। ऐसा होने की आशंका क्यों है? इससे जुड़ा पहला संकेत सीधे मॉस्को से मिला। रूस ने यूरोप को परमाणु हथियारों का खौफ दिखाया, पूरे यूरोप पर विनाशकारी ऑरिशनिक मिसाइल से अटैक की वार्निंग दी। रूस की ओर से यूरोप को यह धमकी कैप्टन वासिली ने दी। कैप्टन वासिली रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका को दहलाने का समय आ चुका है। पुतिन को यूरोप पर ऑरिशनिक मिसाइल से हमले का फैसला जल्द लेना होगा।
ऑरिशनिक रूस की मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अधिकतम 5500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेज सकती है। 10 मैक की स्पीड है। विस्फोट के समय लगभग सूर्य की सतह के समतुल्य तापमान उत्पन्न करने की शक्ति है और इस मिसाइल को परमाणु हथियार से लैस भी किया जा सकता है। रूस यूरोप और अमेरिका के विरुद्ध इतना घातक कदम क्यों उठा सकता है? तो क्रेमलिन इसकी वजह अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों को मान रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में रूस को 50 दिनों के अंदर यूक्रेन युद्ध रोकने का अल्टीमेटम दिया है, वरना कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ यह बयान 14 जुलाई को दिया था। इसके बाद से रूस लगातार अमेरिका के खिलाफ आक्रामक है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के इस बयान पर करारा जवाब दिया है। उनका यह बयान तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का दूसरा बड़ा संकेत माना जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस से नफरत करते हैं, रूस को लगातार नष्ट करने की कोशिश में लगे हैं। ये युद्ध अब प्रॉक्सी से आगे बढ़कर फुल स्केल वॉर बन चुका है। ऐसे में रूस को पूरी ताकत से जवाब देना होगा। पुतिन को यूरोप पर पहले ही हमले शुरू कर देने का फैसला लेना होगा। अमेरिका निश्चित ही दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी को गंभीरता से ले रहा होगा, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। यहां ऐसा भी नहीं है कि विश्व युद्ध की चेतावनी सिर्फ रूस के ताकतवर लोगों की ओर से ही दी जा रही है। रूस की मीडिया ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का तीसरा बड़ा संकेत एक वीडियो जारी करके दिया। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही रूसी मीडिया की ओर से कहा गया कि रूस की ICBM यार्ड्स 12,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसके अटैक से 20 मिनट के अंदर ही अमेरिका के प्रमुख शहर तबाह हो सकते हैं। सैकड़ों मील दूर तक रेडिएशन फैल सकता है। 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। पुतिन ने यार्ड से अटैक करने का फैसला लिया तो अमेरिका में तबाही मच सकती है। अब सवाल यह है कि रूस की जुबानी धमकी क्या अमेरिका को बैकफुट पर लाएगी? क्या यूक्रेन को सैन्य मदद देने का मन बना चुके ट्रंप को फैसला बदलने पर मजबूर कर पाएगी? तो इसका जवाब शायद ना में ही लगता है। उल्टा खबर तो यह है कि ट्रंप अब खुद रूस के काफी अंदर तक कामयाब हमला होते हुए देखना चाहते हैं और यह तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का चौथा संकेत माना जा सकता है। असल में ट्रंप ने हाल ही में ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा था कि युद्ध में यूक्रेन को अब ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। जंग का रुख बदलने के लिए यह आक्रामकता जरूरी है। ट्रंप ने उस समय ज़ेलेंस्की से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक करने के बारे में सवाल भी पूछा था। उन्होंने ज़ेलेंस्की से पूछा था कि रूस के खिलाफ जंग तेज करने के लिए यूक्रेन को किस तरह के हथियारों की मदद चाहिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में फोन पर यह बातचीत 4 जुलाई को हुई थी। इस बातचीत की इनसाइड स्टोरी अब जाकर वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रंप का मन रूस को लेकर बहुत बदल चुका है और अब वो खुद इस युद्ध को भड़काने के पक्ष में है। सोचिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ही रूस पर काफी अंदर तक हमला करने की इच्छा रखता हो, तो फिर रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना के हौसले कितने बुलंद हो चुके होंगे। अब तक सीधे तौर पर रूस को धमकी ना देने वाली अमेरिकी फौज भी रूस को सबक सिखाने की बातें कर रही है। अमेरिकी सेना की ओर से रूस के कैलिनिनग्राड पर कब्जे की तैयारी पूरी बताई जा रही है। यह है अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर डोह्यू, अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका कमांडर हैं। इन्होंने जर्मनी के विस्बाडेन में अमेरिकी सेना संघ में बोलते हुए कहा कि नाटो यूरोप के मध्य में स्थित रूस के रणनीतिक सैन्य किले कैलिनिनग्राड पर कब्जा कर सकता है। नाटो ने यह योजना काफी पहले बना ली थी। हमने रूस को रोकने की क्षमता विकसित कर ली है। क्रिस्टोफर के इस बयान पर रूस भड़का हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रूसी संसदीय समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्टल्स्की ने चेतावनी दी है कि कैलिनिनग्राड पर हमले का मतलब रूस पर हमला माना जाएगा। सभी उचित जवाब दिए जाएंगे। इसमें नाटो देशों पर परमाणु हमले का विकल्प भी मौजूद है। सोचकर देखिए, ये 5 संकेत सिर्फ जुबानी फायरिंग नहीं है, ये जंगी शोले और ज्यादा भड़काने वाले बयान है और जिसकी जद में पूरा विश्व आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात आतंकवाद की पालनहार पाकिस्तान की। आतंकी संगठन TRF पर अमेरिकी हंटर चलने से इस्लामाबाद बहुत चिंतित है।
टीआरएफ के लिए सेफ हाउस की तलाश है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका ऐसा कठोर एक्शन लेगा, लेकिन भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान के गुनाह फिर एक्सपोज हो गए। अब बौखलाए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी तरह टीआरएफ को संकट से बचाया जाए, जिसके लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। एक सीक्रेट मसूद अजहर का भी पता चला है, जिसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। अठारह जुलाई 2025 अमेरिका से एक ऑर्डर जारी हुआ और 11,000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वो मुनीर जो पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, उनके साथ लंच करके फख्र महसूस कर रहे थे, लेकिन उस मुलाकात को एक महीना भी नहीं बीता और पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग के साथ शॉकिंग न्यूज आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंक की लिस्ट में डाल दिया। वही टीआरएफ जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, वही टीआरएफ जिसका नाम लेकर भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोली। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत उम्मीदें रही होंगी, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान का आतंक चरित्र फिर से दुनिया के सामने ला दिया। कार्रवाई भले ही टीआरएफ पर हुई, लेकिन यह संदेश शहबाज के लिए और संकट मुनीर के लिए है। शायद इसलिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन टीआरएफ का वजूद बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो टीआरएफ का सीधा बचाव करके ट्रंप की नाराजगी मोल ले, इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना कि आतंकी भी बच जाए और अमेरिका भी खफा ना हो। खुफिया एजेंसियों के सोर्सेज बता रहे हैं कि सीक्रेट तरीके से द रेजिस्टेंस फ्रंट की रीब्रांडिंग शुरू हो गई है। उसके लिए सेफ हाउस ढूंढा गया है। इस प्लान के तहत टीआरएफ का नाम बदला जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नजरों से बच जाए। इसके अलावा मुरीदके से हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाएगा। संभव है उसका नया ठिकाना बहावलपुर बन जाए। टीआरएफ की रीब्रांडिंग का पूरा जिम्मा आतंकी संगठन जमात उद दावा को सौंपा गया है। मतलब नेटवर्क वही रहेगा, बस नाम, पता और ठिकाना बदल जाएगा ताकि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी लड़ाई जारी रहे। लेकिन पाकिस्तान ये जान ले, हिंदुस्तान को खबर लग चुकी है और एजेंसियां आतंकवादियों की रीब्रांडिंग पर नजर बनाए हुए हैं। शायद इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपने लाडले टीआरएफ के लिए पाकिस्तान का प्रेम कितना पक्का है, इससे आप वहां के डिप्टी पीएम के बयान से समझ सकते हैं। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाला लश्कर तैयबा का मुखौटा टीआरएफ 6 साल पहले अस्तित्व में आया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ की नींव पड़ी। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। कहा जाता है कि आईएसआई हैंडलर्स ने लश्कर की मदद से टीआरएफ बनाया था। 5 जनवरी 2023 को भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया था। ये किसी से छिपा नहीं है कि टीआरएफ आईएसआई और लश्कर तैयबा का लाडला है। वही लश्कर जिसका मुखिया हाफिज सईद जैसा खूंखार आतंकी है। वहीं हाफिज सईद जिस पर 86 करोड़ का इनाम घोषित है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, जो 24 घंटे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रखता है। जो बेरोक-टोक और बेखौफ रहता है, लेकिन हाफिज अकेला नहीं है। जिसकी इस्लामाबाद में चलती है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह मसूद अजहर भी बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के खात्मे के बाद भटकते आतंकी मसूद की लोकेशन मिल गई। खबर है कि मसूद अजहर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में ट्रेस हुआ है, यानी वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के किसी बिल में छुपा है। कहा जा रहा है कि मसूद किसी मस्जिद, मदरसे या फिर किसी निजी या फिर सरकारी गेस्ट हाउस में हो सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था, जिसके बाद वो भागकर 1000 किलोमीटर दूर पीओके पहुंच गया।
वैसे कुछ दिन पहले तक बिलावल भुट्टो को मसूद की लोकेशन अफगानिस्तान में नजर आ रही थी, लेकिन अब उनको अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। अगर बिलावल अपनी कमिटमेंट के थोड़े भी पक्के हैं तो उन्हें मसूद को सौंपने का साहस दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर मसूद पाकिस्तान में है तो भारत को सौंपने के लिए तैयार है। आप बिलावल का वो पूरा बयान सुनिए। खैर, बिलावल अपना वादा निभा पाए इस पर शक है, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान का चरित्र है, आतंकवाद वहां की पॉलिसी का अटूट हिस्सा है। लेकिन उसका एक दर्द यह भी है कि जब अमेरिका से PRF पर एक्शन हुआ तो पाकिस्तान के मित्र चीन ने भी उसे फटकार लगा दी। बीजिंग ने न केवल पहलगाम हमले की निंदा की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की भी नसीहत दी। हालांकि आतंकवाद पर फजीहत झेलने वाला पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। यह और बात है कि इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि लश्कर से संबंधित संगठनों को प्रभावी और व्यापक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। इस गुट के नेतृत्व को गिरफ्तार किया गया है और उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ है, उसने आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका ढोंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल और ईरान के बीच फिलहाल जो तथाकथित शांति और युद्ध विराम की स्थिति दिख रही है, उसके बारे में माना जा रहा है कि वो तूफान से पहले की शांति है। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है। इजरायल इस बार बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। उधर सीरिया पर इजरायल के हमलों के बाद ईरान का गुस्सा और बढ़ गया है। ईरान भी इजरायल को दहलाने का प्लान बना चुका है, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने की अटकलों के पीछे असली वजह कुछ और है। समझिए इस रिपोर्ट से। क्या टूट जाएगा ईरान इजरायल का सीजफायर? क्या इजरायल फिर करेगा ईरान पर बड़ा हमला? क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूदी लपटों से घिर जाएगा? पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बारूदी बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इजरायल की किलर खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में फिर से अपना जाल फैला दिया। मोसाद के एजेंट फिर से तेहरान में एक्टिव हैं। मकसद है ईरान में फिर से बारूदी धमाके और तबाही का तांडव। इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में ईरान में मोसाद के लगातार एक्टिव होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो भी गौर करने लायक है। ईरान में पिछले दिनों हुए हमले में संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया गया। ये मोसाद के ऑपरेशन के तरीकों से मिलता जुलता है। माना जा रहा है कि मोसाद ईरान को अंदर से कमजोर करने में जुटा है। युद्ध नीति के जानकारों का मानना है कि इजरायल केवल अपनी हवाई शक्ति पर निर्भर नहीं है, वो जमीनी स्तर पर भी ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन जारी रखे हुए है। पिछले कुछ दिनों के अंदर तेहरान से लेकर कोम और करज जैसे शहरों में एक के बाद एक जिस तरह से धमाके हुए, उसके पीछे साजिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वो ये बताने के लिए काफी है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस बार इजरायली फाइटर जेट ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ईरान पर फिर से संभावित हमलों को लेकर लगाए जा रहे कयासों के पीछे हाल के दिनों के घटना चक्र को देखा जा रहा है। बदलते हुए घटना चक्र के बीच इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में ईरान के परमाणु खतरे और प्रॉक्सी को हथियार ट्रांसफर को लेकर बात हुई।
माना जा रहा है कि इसी मीटिंग के दौरान ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। इस बात का डर तेहरान हुकूमत को भी है कि इजराइल फिर से ईरान पर बमबारी कर सकता है। लिहाजा इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, ठीक उसी तरह जैसे उसने कुछ दिन पहले इजरायली हमलों का जवाब अपनी घातक मिसाइलों और ड्रोन से दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में ईरान की तरफ से परमाणु खतरों को देखते हुए ही अमेरिका और इजराइल तेहरान के खिलाफ फिर से बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान फिर से मदद मिल रही है। ईरान की बारूदी तैयारियों के बारे में इजराइल को मिले इस तरह के इनपुट्स को सीजफायर के खिलाफ माना जा रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान जब तक बातचीत की टेबल पर आएगा तब तक कहीं वो एटमी शक्ति न बन जाए। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए मजबूर हैं। इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी इस बात की चिंता सता रही है कि अगर ईरान के परमाणु मिशन को अभी नहीं रोका गया तो वो जल्द एटमी पावर से लैस हो जाएगा और उसके बाद ईरान को कंट्रोल कर पाना दोनों देशों के लिए असंभव हो जाएगा। पिछले महीने इजरायल के हमलों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर मिशन को रोकना था और ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करना था ताकि ईरान भविष्य में इजरायल के वजूद के लिए किसी तरह से खतरा न बन पाए। 12 दिनों के लगातार हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु मिशन के खिलाफ इजरायल को कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में सीजफायर के बाद भी ईरान की हर गतिविधि पर इजरायल और अमेरिका ने नजर रखी हुई है कि कहीं ईरान कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहा। इजराइल ने सीरिया में बारूदी तबाही मचाकर एक तरह से सिग्नल दे दिया है कि अब वो ईरान में भी जल्द बड़े हमले कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की प्लानिंग बहुत विस्फोटक है। दरअसल इजराइल सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। फिर उस जमीन का इस्तेमाल इजराइल अपनी सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। इससे इजराइल का प्लान है कि ईरान के पलटवार के बाद उसकी मिसाइलें सीरिया पार न कर पाएं। माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल फिर से बड़ी बमबारी कर सकता है और इस बार ईरान पर परमाणु वार्ता से भागने का इल्जाम लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर लगातार बारिश एक आफत बनती जा रही है। लगभग आधा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है। यूपी और बिहार के अलावा राजस्थान में भी बारिश की वजह से गंभीर हालात बन गए हैं। पहाड़ी राज्यों में पहले से ही जल प्रहार हो रहा है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी बारिश मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन उत्तर भारत के कई हिस्सों से आई तस्वीरें बहुत चिंताजनक है। ये तस्वीरें उत्तर भारत के मौजूदा मौसम के मिजाज को खुद बयां कर रही हैं। राजस्थान से लेकर यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में जगह जगह जल सैलाब दिख रहा है। लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और राजस्थान में कई गांव सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यही हाल यूपी और बिहार के कई इलाकों में भी है, जहां सैलाब ने कहर मचा रखा है। लगभग आधा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर हालात राजस्थान में है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां सैलाब ने सितम ढा रखा है। बालेसर इलाके में 8 घंटे हुई बारिश से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया। वहीं शेरगढ़ में भारी बारिश के कारण 40 साल पुराना अमृतनगर बांध टूट गया है।
जिससे बांध का पानी 10 किलोमीटर दूर तक खेतों में पहुंच गया। बाढ़ जैसे हालात होने पर लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट किया गया। जोधपुर के अलावा पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली सहित कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। भारी बारिश से अजमेर के आना सागर झील का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों से लेकर घरों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ड्रोन वीडियो से बारिश से अजमेर की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार बारिश के चलते वरुण सागर झील भी ओवरफ्लो हो रही है। राजस्थान में श्रीगंगानगर के सदर बाजार में बारिश की वजह से महज 4 सेकंड में 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि समय रहते पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था, जिससे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के कई जिलों में इसी तरह के हालात हैं। पर्यटन नगरी माउंट आबू में भी सैलाब ने सितम ढाया है। माउंट आबू में नक्की झील लगातार बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। माउंट आबू में अब तक इस मौसम में 645 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। लोगों का कहना है कि 2 साल बाद नक्की झील जुलाई में इस तरह ओवरफ्लो हुई। तो यही कहना चाहूँगा कि बस अपना ध्यान रखें और इस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव और आनंद लें। यूपी में भी कई जिलों में बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं, जहां मौधा बांध से छोड़े गए हजारों क्यूसेक पानी ने कोहराम मचा दी। हमीरपुर जिले की चंद्रावल नदी, सुनहरा और सीहो नाला भी उफान पर है। जिले के कई गांवों का संपर्क कट चुका है। यूपी में लगातार बारिश से गंगा और दूसरी नदियों में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के कई गांवों में सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है। आधे उत्तर भारत में इन दिनों सैलाब से यही हालात है। बिहार का बक्सर हो या पश्चिम बंगाल का आसनसोल, हर जगह बारिश के प्रहार की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। इसकी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। लेकिन पंजाब को छोड़कर इन 4 में से 3 में पाकिस्तान से अलग होने के लिए बगावत हो रही है और बलूचिस्तान में पंजाब के रहने वाले सरकारी अधिकारी और फौजी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। अब बलूचिस्तान और पंजाब के बीच गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ये अगली रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सेना के लिए कब्रिस्तान बन गया है बलूचिस्तान। पिछले कुछ महीनों में चुन चुनकर किए गए हमले, पाक फौज के काफिलों पर घात और पाकिस्तान के पंजाबी सैनिकों का लगातार कत्ल, ये बलूचिस्तान के खलात और क्वेटा का न्यू नॉर्मल है। लेकिन अब लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़ा हर शख्स पूछ रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान की सेना अब बलूचिस्तान के अंदर महफूज नहीं है और क्या वाकई अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है? पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। एक साल के अंदर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के काफिलों पर 50 से ज्यादा बड़े हमले हो गए हैं। मुनीर सेना के जवानों से भरे ट्रक बमों से उड़ाए गए हैं। सैनिकों से भरी बसों पर हमला हुआ है।
पाक सेना के जवानों से भरी ट्रेन को हाईजैक किया गया है। पाक फौज की पोस्ट को जलाया गया है। पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान से पीट पीट कर भगाया गया है। इसलिए अब पाकिस्तान की जनता भी मान रही है बलूचिस्तान अब फौज के काबू में नहीं है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत में आग लगी है और पाकिस्तान की सरकार सिर्फ पंजाब प्रांत तक सिमट कर रह गई है। इसलिए पाकिस्तान के 3 प्रांतों के साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बीच गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के लोग बलूचिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों, सरकारी इदारों और मुनीर की सेना के बारे में ऐसी ही नफरत पाले बैठे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी यानी कि PICSS के मुताबिक सिर्फ मई 2025 में पाकिस्तान में 85 आतंकी हमले हुए, जिसमें से 35 हमले बलूचिस्तान में हुए थे। इन हमलों में मरने वाले ज्यादातर पाक फौज के पंजाबी सैनिक थे। अब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लोग दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को सब कुछ पंजाबी ही देता है और बलूचिस्तान में लगी आग में पंजाब ही जल रहा है। पाकिस्तान की जनता 2 धड़ों में बट गई है। एक जो बलूचों को गद्दार मानती है, दूसरा जो कहता है असली गद्दार तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको चीन लेकर चलते हैं और खबर है कि शी जिनपिंग ताइवान पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और पश्चिम मीडिया के हवाले से खबर है कि उन्होंने ताइवान पर कब्जे का साल 2027 फिक्स किया है। चीन ने इसका ट्रेलर अभी से दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और है। जिनपिंग जब तक एक तरफ ताइवान पर हमले की इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान क्यों चला रहे हैं? चुन चुन कर बड़े सैन्य अधिकारी गायब क्यों कराए जा रहे हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। विस्तारवादी चीन एक चालाक देश है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक शातिर दिमाग वाली शख्सियत, जो एक तरफ तो ताइवान पर कब्जा करने की मंशा रखते हैं और दूसरी ओर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई बड़े अधिकारियों को चुन चुन कर बीजिंग के लापतागंज में भेज रहे हैं या फिर उन्हें पद से हटा दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे डिकोड करने से पहले उन बड़े चेहरों से मिलिए जिन पर जिनपिंग ने हाल फिलहाल में गाज गिराई है। ये हैं हे वेंगडोंग। मार्च से पहले तक चीन में इनकी पहचान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में दूसरे स्थान पर रहने वाले उपाध्यक्ष के तौर पर होती थी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च निकाय जो आर्म्ड फोर्सेस की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इस लिहाज से हे वेंगडोंग एक ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन मार्च 2025 की शुरुआत से वो कहां गायब हो गए कोई नहीं जानता। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मियाओ हुआ। जून 2025 से पहले तक ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के राजनीतिक कार्य विभाग के निदेशक थे, लेकिन जिनपिंग के आदेश पर उन्हें भी CMC से अचानक हटा दिया गया। अब CMC में शामिल इस तीसरे चेहरे को भी देखिए। नाम है ली शांगफू। ये चीन के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। शांगफू को अक्टूबर 2023 में जिनपिंग के आदेश पर रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया और जून 2024 में CCP से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खास बात यह है कि तीनों ही लोग एक समय जिनपिंग के बड़े करीबी थे। तीनों सैन्य अधिकारियों को जिनपिंग ही साल 2022 में CMC में लेकर आए थे। और सिर्फ ये 3 सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि अक्टूबर 2022 के बाद से चीन की सेना के चारों विंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स के 20 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ और सेना में जिनपिंग का ये सफाई अभियान आज भी जारी है। इसलिए सोचने वाली बात है कि जिनपिंग PLA में इतना बड़ा एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्या इस तरह के एक्शन से चीन की सेना भविष्य में युद्ध लड़ने के लायक बचेगी? खासकर तब जब यह कहा जा रहा है कि PLA साल 2027 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। जिनपिंग को उम्मीद है कि साल 2027 तक चीन की सेनाएं अपने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर चुकी होंगी और CIA के पूर्व निदेशक बिल बर्न्स के अनुसार इसी वर्ष चीन ताइवान पर कब्जा करने की योजना पर भी आगे बढ़ सकता है। तो इन सवालों के जवाब आपको चीन के वर्तमान हालात और इतिहास के पन्नों में दर्ज मुश्किल परिस्थितियों में चीन के युद्ध लड़ने की क्षमता से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात वर्तमान की करते हैं।
कहा जा रहा है कि जिनपिंग सेना में यह सफाई अभियान पीएलए में फैले भ्रष्टाचार के कारण चल रहा है। जिनपिंग को डर है कि यह भ्रष्टाचार सेना में काफी अंदर तक फैल चुका है। चीन को युद्ध काल में इसका खामियाजा खराब हथियारों से उठाना पड़ सकता है। सेना में जिनपिंग के इस सफाई अभियान का दूसरा पहलू यह भी है कि इस कार्रवाई से पीएलए का मनोबल कमजोर पड़ सकता है। हथियारों के आधुनिकीकरण वाले कार्यक्रम में सुस्ती आ सकती है। बीजिंग ताइवान पर जल थल नभ से बड़े हमले शुरू करने से पहले अधिक सावधानी बरतने के लिए मजबूर हो सकता है।